मैं नीरज कुमार शर्मा, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर से यूट्यूब वीडियो में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज कक्षा सप्तम में विषय विज्ञान के अंतर्गत उप विषय रसायन विज्ञान में आज दहन प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आप देखते हैं कि जो मोमबत्ती दिखाई दे रही है ये जलती हुई दिखाई देती है। इसके द्वारा हम कागज को भी जला सकते हैं और हम देखते हैं कि जो मोमबत्ती जलती है या कोई भी पदार्थ जलता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसकी उपस्थिति में ही जलता है। तो दहन होता क्या है? दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। दहन में क्या बताया हमने कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दहन कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ जलता है, जैसे हम कहते हैं कि दाह पदार्थ जो जलते हैं, जैसे मोम जलता है, ये मोमबत्ती जलती है, घरों में प्रयोग होने वाली जो गैस है जिससे हम खाना पकाते हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सब क्या है? दाह पदार्थ है। और ये जब जलते हैं तो हमें ऊष्मा भी देते हैं और प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं, जैसे रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम उदाहरण देखते हैं, कार्बन को वायु की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और साथ में समीकरण देखते हैं हम, C+O2 इजिकल टू क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा बनी इसके साथ साथ, और साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में ऊष्मा तथा प्रकाश का निर्माण भी होता है। इसी प्रकार दूसरी समीकरण, जब सल्फर S और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसका सूत्र होता है SO2। साथ में ऊष्मा तथा प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ दहन प्रक्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं दहन से संबंधित दहन से संबंधित
फ्लोजिस्टोन सिद्धांत। दहन से संबंधित फ्लोजिस्टोन सिद्धांत। एक वैज्ञानिक हुए G.E. स्टॉल, वैज्ञानिक का नाम है G.E. स्टॉल। इन्होंने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्लोजिस्टोन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु उसने बोयल, एक नियम है, उसके नियम द्वारा ज्ञात तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने यह बताया कि प्रत्येक बाह्य पदार्थ दो प्रमुख अवयवों से बना होता है। एक पदार्थ होता है हमारा फ्लोजिस्टन, और दूसरा जो पदार्थ होता है वो होता है राख। फ्लोजिस्टन क्या होता है? एक पदार्थ जो दहन क्रिया होने पर निकल जाता है उसे फ्लोजिस्टन कहते हैं, और दूसरा शेष रह जाता है उसे राख कहते हैं। लेकिन ये जो विचारधारा है ये सन 1774 तक सफल हुई, इसके बाद विफल हो गई। इसके बाद दहन से संबंधित एक सिद्धांत आया जो प्रिस्टले और शीले के द्वारा दिया गया। दहन से संबंधित प्रिस्टले और शीले का सिद्धांत। फ्लोजिस्टन सिद्धांत के बाद सन 1775 ईस्वी में प्रिस्टले और शीले ने एक गैस का पता लगाया जिसको लेवोसिए ने, एक वैज्ञानिक हुए लेवोसिए, जिसको लेवोसिए ने ऑक्सीजन का नाम दिया। लेवोसिए ने बताया कि दहन के लिए जो आवश्यक गैस होती है वह ऑक्सीजन गैस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना दहन संभव नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दहन के प्रकार की। दहन के प्रकार। दहन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है पूर्ण दहन, दूसरा जो प्रकार होता है अपूर्ण दहन। अब हम बात करते हैं पहले वाले दहन की, पूर्ण दहन की। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जिसका पूर्ण दहन, वो प्रक्रिया जिसमें पूर्ण दहन होता है, वह दहन जो पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होता है उसे पूर्ण दहन कहा जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे कार्बन क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी हो सकता है, अभी पहले भी बताया था वैसे, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वह सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो
तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, तो ये क्या हुआ, पूर्ण दहन हुआ। दूसरा जो हमारा होता है अपूर्ण दहन। अब हम बात करते हैं अपूर्ण दहन की। वह दहन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं होता, उसे अपूर्ण दहन कहते हैं। जैसे ईंधन में कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन दहन के फलस्वरूप क्रम से कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन से जल नहीं बनाता है, क्योंकि इस दहन में ऑक्सीजन की मात्रा की ऑक्सीजन गैस की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा अनुपस्थित होती है। इस स्थिति में क्या होगा, जो एग्जॉस्ट होता है हमारा, उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, आदि जो बहुत सी गैसें निकलती हैं, जिसमें इनका पूर्ण दहन नहीं होता, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के पूर्ण दहन होना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां। इसको हम शर्तें भी कह सकते हैं, परिस्थितियों को, या शर्तें। इसके लिए पहली जो परिस्थिति होगी वो होगी हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति। पहले जो परिस्थिति होगी ऑक्सीजन की उपस्थिति। दूसरी जो परिस्थिति होगी दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। जिसे हम कहते हैं दाह पदार्थ, यानी कि जलने वाला पदार्थ। दाह पदार्थ कहते हैं जो जलता है। तीसरा जो हमारा होता है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब हम बात करते हैं पहले वाले की। इसके लिए पहले हम बात कर रहे हैं दहन के लिए आवश्यक परिस्थिति की, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब आप देख रहे हैं मोमबत्ती को हम जला के रख रहे हैं, इसको, ये जल रही है। ये इसलिए जल रही है क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण जलती हुई दिखाई दे रही है आपको। यदि हम इसके ऊपर कोई कांच का बीकर या गिलास रख दे तो हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बुझ जाती है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कुछ समय बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं इसकी जो लो है वो कम होती चली गई और ये बुझ गई। तो पहले जो परिस्थिति हुई हमारी, क्या हुई कि ऑक्सीजन की उपस्थिति दहन के लिए आवश्यक है। दूसरी जो परिस्थिति है हमारी, दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति या दाह पदार्थ, अर्थात जिसको हम जला रहे हैं। जैसे मोम हो सकता है, कागज हो सकता है, लकड़ी, एलपीजी या सीएनजी भी हो सकती है।
यानी कि दाह पदार्थ। दूसरी जो परिस्थिति है, जो जल सकते हैं उनको हम दाह पदार्थ या दाह पदार्थ कहते हैं। तीसरा हमारा ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप क्या होता है? उदाहरण है, गर्मी जब होती है तेज, तो आपने देखा होगा कि जंगलों में आग लग जाती है। जो पेड़ों के पत्ते होते हैं टूटकर गर्मियों में धीरे धीरे सूख जाते हैं, सूखने लगते हैं, और रगड़ के कारण क्या होता है कि उनमें आग लग जाती है वहां पर। तो ये क्या हुआ? ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप क्या होता है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे कोयला होता है, कोयले का जो ज्वलन ताप होता है उच्च होता है, बहुत अधिक होता है। लेकिन कागज का जो ज्वलन ताप होता है वो कैसा होता है? कम होता है। इसी प्रकार जो एलपीजी होती है, घरों में प्रयोग होने वाली गैस, उसका भी ज्वलन ताप बहुत कम होता है। दूसरे इसके बाद बात करते हैं हम ज्वाला की, कि ज्वाला क्या होती है। ज्वाला आपने देखा होगा मोमबत्ती को जलते हुए, वो एक ज्वाला के साथ जलती है। तो दहन का वह क्षेत्र जिसमें गैसीय पदार्थ लपटों के रूप में जलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वाला के भाग की। ज्वाला के भाग। ज्वाला के तीन प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग होता है हमारा, इस चित्र के माध्यम से हम देख पाएंगे, पहला जो भाग होता है हमारा गहरा आंतरिक भाग। आप एक मोमबत्ती देख रहे हैं, इस चित्र के द्वारा देखने का प्रयत्न करेंगे। मोमबत्ती जल रही है और इसकी ज्वाला जलती हुई आपको दिखाई दे रही है। पहला जो भाग है हमारा गहरा आंतरिक क्षेत्र होता है, और ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है। इसके जो बीच वाला भाग होता है वो दीप्त मध्य क्षेत्र होता है, और ये कुछ थोड़ा कम गर्म होता है। इसकी अपेक्षा जो हमारा पहले वाला है गहरा आंतरिक क्षेत्र, ये सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। इसके बाद कुछ गर्म क्षेत्र होता है, ये दूसरे वाला दीप्त मध्य क्षेत्र गर्म क्षेत्र कहलाता है। जो तीसरे वाला भाग है हमारा अदीप्त क्षेत्र, अर्थात जो अत्यधिक गर्म क्षेत्र होता है। इस प्रकार से ज्वाला के तीन भाग होते हैं, गहरा आंतरिक क्षेत्र, दूसरा दीप्त मध्य क्षेत्र, और तीसरा अदीप्त क्षेत्र जो सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आग से बचने के उपाय। कहीं पर आग लग जाए, आग से बचने के उपाय। इसको हम तीन प्रकार से बांटते हैं। पहला है हमारा प्रथम श्रेणी। कि प्रथम श्रेणी के कौन कौन से आग बुझाने के उपाय हो सकते हैं। प्रथम श्रेणी में कौन से पदार्थ आते हैं? जैसे ठोस पदार्थ होते हैं, उनमें जो आग लग जाती है, जैसे लकड़ी में आग लग जाती है, वस्त्रों में आग लग जाती है, कागज, घास फूस, कूड़ा करकट, इनमें आग लग जाती है। तो आग बुझाने के जो साधन होंगे प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जो आएंगे, वो होगा जल व रेत की भरी बाल्टियां, जल की फुहार, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने वाले अग्निशामक यंत्र। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में आग बुझाने वाले जो यंत्र आएंगे, साधन आएंगे, जैसे कि तरल पदार्थ में आग लग जाए, जैसे पेट्रोल डीजल में आग लग जाती है, मिट्टी के तेल में आग लग जाती है, स्प्रीट में आग लग जाती है,
तो उनको बुझाने के लिए हम झाग उत्पन्न करने वाले अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, जो इनमें से पदार्थ निकलता है यो ऑक्सीजन गैस की सप्लाई को काट देते हैं और आग बुझाने में मदद करते हैं। तीसरा जो श्रेणी होती है हमारी, तीसरी अर्थात तृतीय श्रेणी, कहीं पर आप देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है बिजली के तारों में। बिजली के तारों में जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे जो आग लग जाती है, उसको बुझाने का जो साधन होता है, सबसे पहले हमें विद्युत सप्लाई को बंद कर देनी चाहिए, उसका मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। और फिर क्या करते हैं, इसमें CTC, क्या बोला मैंने, CTC, जिसको पूरा नाम कहेंगे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे थे आग बुझाने वाले यंत्र। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो दहन हो रहा है, आप देखते हैं हमारी प्रकृति में कभी भी दहन हो जाता है, वायुमंडल में कहीं पर भी दहन की प्रक्रिया होती है, तो जो दहन हो रहा है चारों तरफ हो रहा है हमारे, तो दहन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, दहन का पर्यावरण पर प्रभाव, दहन का पर्यावरण पर प्रभाव। हम देखते हैं हमारे चारों ओर मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, कार, बहुत से ऐसे साधन हैं जिसमें पेट्रोल डीजल का दहन हो रहा है, या और बहुत सारे दहन देखने को मिल सकते हैं जिनका हमारे पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब इस वायु प्रदूषण किसे कहते हैं हम, अर्थात एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। हम देखते हैं कि हम श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, वायु का उपभोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं, क्योंकि स्वच्छ वायु भी आवश्यक होती है जीवधारियों के लिए। और वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि गैसें एक निश्चित मात्रा में व अनुपात में होती हैं। अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21%, नाइट्रोजन 78% और शेष गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% होती है। सभी जीवों के लिए इस अनुपात का बना रहना अत्यंत आवश्यक होता है। और यदि वायुमंडल में इन गैसों का अनुपात और जो उनकी मात्रा होती है उनमें जो अवांछनीय परिवर्तन होता है, उससे जो प्रदूषण उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं वायु प्रदूषण, जिसको आप चार्ट में हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो वायु प्रदूषण कहते किसे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एयर पोल्यूशन, अर्थात वायुमंडलीय गैसों के अनुपात तथा मात्रा में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण अर्थात स्रोत किस प्रकार से यह हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 है हमारा औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब क्या होता है कि विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियां, कारखाने, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, मिट्टी और कांच के कारखानों, पेट्रोल शोधक कारखानों से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं, धातु के कण निकलते हैं, फ्लोराइड के कण निकलते हैं, वो क्या करते हैं, वायु प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं, उससे वायु प्रदूषण फैलता है। दूसरा जो हमारा कारण है कृषि रसायन, जो हम खेतों में विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं, खरपतवार नाशकों का प्रयोग करते हैं, वे गैस बनकर वायुमंडल में मिलते रहते हैं, जिससे वायु प्रदूषित होती है और वायु प्रदूषण होता है। तीसरा हमारा जो कारण है वो दहन है। दहन, अनेक ताप बिजली घर हैं,
मोटर वाहन, ट्रक, डीजल इंजन, वायुयान, ये जो विभिन्न कारखाने होते हैं उनमें चलाने के लिए कोयला, लकड़ी आदि का प्रयोग होता है। इनके दहन से जो धुआं निकलता है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, धूल आदि होती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। चौथा जो हमारा है रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ जो परमाणुविक विस्फोट होते हैं उनके कारण अनेक रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं हमारे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि होते हैं, इनके विकिरण द्वारा वायु में आकर वायु प्रदूषित होती है। नंबर 5 है हमारा वन काटना। यह भी कारण है। हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन रोजाना वनों की कटाई हो रही है, उनके काटने से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, इससे भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। आप देख रहे हैं जो अभी बताया गया आपको कि औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन, दहन, इनसे जो अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं, पदार्थ जो निकलते हैं, उनका हमारे ऊपर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं कार्बन, CO, इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, सोचने विचारने की शक्ति क्षीण होती है इसके प्रभाव से, व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को भी ये प्रभावित करता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा प्रभाव हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है SO2। पक्षियों तथा पशुओं को नुकसान होता है। मनुष्य के फेफड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, तीव्र खांसी होती है इसके प्रभाव से। तीसरा है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO और NO2। इससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड से फेफड़ों, आंखों और हृदय के रोग हो जाते हैं, हृदय के रोग इससे। और चौथा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने से क्या होता है, या मनुष्य के शरीर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो जाए तो उसकी अधिकता से मनुष्य को थकावट, मानसिक विकार होने लगते हैं और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाती है, फेफड़ों के कैंसर होने लगते हैं। एक है हमारा इसी में वायु प्रदूषण के 4 प्रभाव बताएं अभी आपको। एक है हमारा नंबर 5 आ जाएगा हमारा ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3। इससे क्या प्रभाव हो सकता है ओजोन से? ओजोन परत के क्षरण से पराबैंगनी किरण निकलती है। उन किरणों से क्या होता है? त्वचा का कैंसर, आंखों के रोग होने लगते हैं, सीने में जलन होने लगती है और खांसी आदि बीमारी हो जाती है। इसके बाद नंबर 6 है हमारा कैडमियम। कैडमियम जिसको प्रदर्शित किया जाता है CD। इससे क्या हानिकारक प्रभाव हो सकता है हमारे लिए? कैडमियम जो होता है CD, संकेत होता है इसका CD। ये क्या करता है? कैडमियम श्वसन में विष का कार्य करता है, इससे व्यक्ति में हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। एक होता है लेड जिसे बोलते हैं PB। आजकल आपने देखा होगा जो चाइना से बनी हुई, जिसे बोलते हैं चाइना निर्मित खिलौने होते हैं, बच्चे उनको खेलने में प्रयोग करते हैं, लेकिन उनमें लैड की मात्रा अधिक होती है, जिससे वो बच्चों में संपर्क में जब बच्चा उन खिलौनों को आता है तो क्या करता है? टीबी आदि बच्चों में बढ़ जाती है, टीबी रोग होने की संभावना बच्चों में बढ़ जाती है। प्रदूषित वायु होता है नंबर 8, प्रदूषित वायु। जो प्रदूषित वायु होती है वायुमंडल के अंदर, उससे क्या हो जाए? त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं व्यक्ति में और मुहासे हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। वायु प्रदूषण के अनेक कारण होते हैं, स्रोत अनेक होते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव भी आपको बताए गए। अब लास्ट टॉपिक है हमारा सी में कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। नंबर 1, घरों में हम जो चूल्हा प्रयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए, वो धुआं रहित होना चाहिए। जैसे इसमें कुकिंग गैस, सौर ऊर्जा आदि का अधिक प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो हमारा हो सकता है वो कारखानों को, जो कारखाने होते हैं शहर के अंदर ही लगा दिए जाते हैं, उनको शहर से अर्थात शहर की आबादी से दूर लगाना चाहिए। तीसरा जो उपाय हो सकता है, जो औद्योगिक चिमनियां होती हैं उनको अधिक ऊंचा करके लगाना चाहिए और उनमें छन्ने का, विशेष छन्ने का अर्थात फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए उनमें। और जो चौथा नियंत्रित करने का उपाय हो सकता है, जो हम गाड़ी में पेट्रोल का प्रयोग करते हैं गाड़ियों में, वो शीशा रहित होना चाहिए, अर्थात उनमें लेयर जैसे पदार्थ नहीं होने चाहिए। नंबर 5 जो होगा हमारा रोकने का उपाय वायु प्रदूषण को, जो ईंट के भट्टे होते हैं उनको मतलब हमें शहर की आबादी से दूर लगाना चाहिए, जिससे कि शहर की आबादी पर कोई इसका प्रभाव ना पड़े। और नंबर 6 हो जाएगा कि अनावश्यक पेड़ पौधों को हमें काटना नहीं चाहिए, उनकी कटाई पर रोक लगनी चाहिए और समय समय पर वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए, अधिक से अधिक करना चाहिए। नंबर 6 के बाद 7, जहां पर अधिक वाहन चलते हो वहां पर पक्की सड़कें हो, कच्ची सड़कें ना हो, क्योंकि कच्ची सड़क से धूल मिट्टी आदि उड़ती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। ये हमारे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय थे। आपको एक गृह कार्य करना है घर पे कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण की परिभाषा। और तीसरा प्रश्न हो सकता है कि वायु प्रदूषण के किन्हीं 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। यह आज का आपका गृह कार्य था। धन्यवाद।